हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैंने ऑनलाइन क्लास के अंदर जो चैप्टर 2 है उसको स्टार्ट कर रखा है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में मैंने आपको एक पुष्प की संरचना बता दी। हालांकि पुष्प की जो संरचना है वो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, वो 11th क्लास के अकॉर्डिंग थी, तो वो केवल मैंने एक रफली आपको बताया है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था पूर्व निषेचन प्रावस्थाएं कौन कौन सी है। पूर्व निषेचन प्रावस्थाओं में मैंने आपको शुरू कर रखा है क्लास के अंदर नर जननांग। तो नर जननांग के अंदर मैं आपको जो प्राग कोश है उसकी संरचना बता चुकी हूँ। प्राग कोश के अंदर लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, जो कितनी होती है, 4 होती है। एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। लघु बीजाणुधानी का मैंने आपको चित्र बता दिया था और मैंने कहा था कि लघु बीजाणु जो धानी है उसके अंदर 4 स्तर पाए जाते हैं। 4 स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से थे वो स्तर? बाह्य त्वचा, ठीक है, एंथीसियस, फिर उसके बाद में था मध्य परत या मध्य स्तर, और सबसे अंदर है टेपिटम। ये बात हो गई थी। मैंने इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको टेपिटम दिया था, सबसे अंदर वाली होती है। टेपिटम में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें से एक कोशिका का नाम है स्रावी कोशिका और एक कोशिका का नाम है अमीबीय कोशिका। अमीबीय कोशिका है। फिर उसके बाद में मैंने आपसे ये कहा था कि जो टेपिटम है एक तो विकसित पराग कणों को पोषण प्रदान करवाता है और दूसरा ये स्पोरोपोलेनिन कार्बनिक प्रतिरोधी पदार्थ का स्राव करता है, जिसका क्या काम होता है, पराग कण की बाह्य चोल का निर्माण करता है। तो ये वाली बातें हमारी हो चुकी थी। फिर देखिए जो लघु बीजाणुधानी है, लघु बीजाणु जो धानी होती है उसके केंद्र में, जैसे हमने इस प्रकार से डायग्राम बनाया था, आपको याद होगा, इस प्रकार से डायग्राम बनाया था। तो इसके केंद्रीय भाग के अंदर सहमागी द्विगुणित कोशिकाओं का यानी अपरिपक्व है। जब तक इसमें परागकण बनते नहीं है तब तक, जब लघु बीजाणु नहीं बने उससे पहले कि अपरिपक्व लघु बीजाणुधानी में सहमागी द्विगुणित कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे बीजाणु जन उत्तक कहते हैं, जिसे बीजाणु जन उत्तक कहते हैं। याद रखिएगा, अपरिपक्व लघु बीजाणुधानी में सहमागी कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है। इस समूह को क्या कहते हैं? बीजाणु जन उत्तक कहते हैं, यानी कि लघु बीजाणुधानी के केंद्र में पाया जाता है। फिर ये जो सहमागी कोशिकाओं का समूह द्विगुणित है। गुणसूत्र कैसे है? द्विगुणित अवस्था में। द्विगुणित को आपको कहते हैं कि एक कोशिका में वास्तव में जितने गुणसूत्र होने चाहिए, अगर वो गुणसूत्र उपस्थित है तो वो क्या कहलाती है? द्विगुणित अवस्था कहलाती है। जैसे हमारे अंदर एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते तो अगर 46 गुणसूत्र है तो क्या कहलाएगी? द्विगुणित अवस्था कहलाएगी। बात समझ में आ गई। और आपको पता है अलग अलग जीवों में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। ये हमारी बात पीछे वाली क्लास में हो चुकी थी। इतनी बार लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अब आगे का एक नया टॉपिक लेंगे। अभी जो अवस्थाएं चल रही है सब किस में चल रही है? पूर्व निषेचन में चल रही है। देखो एक क्वेश्चन क्या बन गया? लघु बीजाणुधानी की संरचना बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? लघु बीजाणु जनन। टॉपिक है क्या है? लघु बीजाणु जनन, ठीक है। लघु बीजाणु क्या होते हैं? लघु बीजाणु क्या होते हैं? यानी कि नर जननांग के अंदर
नर जननांग के अंदर वो भाग जो अगुणित होता है, आगे जाकर के नर युग्मक का निर्माण करेगा, क्या कहलाएगा? लघु बीजाणु कहलाएगा। कि देखो आपने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि जो निम्न स्तर के पादप होते हैं, है ना, जैसे थेलोफाइटा वाले, ब्रायोफाइटा वाले, टेरिडोफाइटा वाले, फंजाई, वहाँ पर अपन युग्मक शब्द काम में ना लेकर के क्या शब्द काम में लेते हैं? बीजाणु की। वहाँ क्या कहते हैं? बीजाणुओं से जनन हो रहा है। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि बीजाणुओं से क्या होता है? जनन की क्रिया होती है। तो ऐसे ही पुष्पीय पादपों के अंदर जो नर युग्म आगे जाकर के जो नर युग्मक में विकसित होगा, क्या कहलाएगा? लघु बीजाणु कहलाएगा। तो हमें तो इतना नहीं, हमें ये देखना कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। परिभाषा बाद में बताऊंगी, पहले पूरी प्रोसेस समझाऊंगी। सुनो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था? द्विगुणित बीजाणु जन उत्तक, ये बात हुई थी क्या हमारी थोड़ी देर पहले ही, कि अपरिपक्व लघु बीजाणुधारी के केंद्रक में सहमागी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। उस सहमागी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? लघु बीजाणुजन उत्तक कहते हैं। बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले। अब सुनो, ये जो बीजाणुजन उत्तक है, इसकी जो कोशिका है वो कैसी है? द्विगुणित है। कैसी है? द्विगुणित है। इन कोशिकाओं में विभाजन होगा और इनकी संख्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। द्विगुणित बीजाणुजन उत्तक में विभाजन होगा और कोशिकाओं में क्या होगी? वृद्धि होगी। अब मेरी बात सुनो, यहाँ ये द्विगुणित है और इससे बनने वाली कोशिका भी कैसी है? द्विगुणित है। तो द्विगुणित कोशिकाओं से द्विगुणित कोशिका ही बन रही है। तो आपको पता ना समसूत्री विभाजन होता है। तो बीजाणुजन उत्तक की द्विगुणित कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से संख्या में वृद्धि होती है। इनमें से कोशिकाएं आगे विकसित होकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। यानी कोशिका तो वही है, वो थोड़े से आकार में ज्यादा बड़ी हो गई है, तब हम उसे क्या कह देते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका कह देते हैं। अब आप बताओ, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी है? द्विगुणित है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी है? द्विगुणित है। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा? फर्स्ट होगा। अर्धसूत्री में 2 प्रकार के विभाजन होते हैं, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट का नंबर क्या है? कि जनक कोशिका से पुत्री कोशिका बनेगी, लेकिन गुणसूत्र के नंबर आधे रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन से कितनी कोशिका बनी? 2 कोशिका बनी। अब ये जो आदि अगुणित अवस्था बनी है, ये जो अगुणित अवस्था बनी है, इस अगुणित अवस्था को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु कहते हैं। क्या बोलोगे? अब ये लघु बीजाणु बन गया। जो कहाँ बन रहा है? याद है क्या? लघु बीजाणुधानी, है ना। लघु बीजाणुधानी के अंदर बन रहा है। लघु बीजाणुधानी हमने कल पढ़ी थी, उसके अंदर ये क्रिया हो रही है कि लघु बीजाणुधानी में बीजाणुजन उत्तक है। बीजाणुजन उत्तक से क्या बनी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनी जो द्विगुणित है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ और क्या बने? लघु बीजाणु बने। और यही जो अवस्था है, इस अवस्था में फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हुआ। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हुआ। अब देखो सुनो मेरी बात, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हुआ तो कोशिका के नंबर तो ज्यादा हो गए, ठीक है। यहाँ 2 से कितनी कोशिका बन गई? 4 कोशिका बन गई, लेकिन गुणसूत्र के नंबर समान ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये जैसे 14 थे, है ना, ये कितने हो गए? 7 गुणसूत्र आ गए, अब इनके साथ साथ इसमें आ जाए, ऐसा नहीं होगा।
अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंदर कोशिका की संख्या में तो वृद्धि होगी, लेकिन गुणसूत्र के नंबर वो के वो रहेंगे। तो क्या हुआ देखो, लघु बीजाणु जन उत्तक है, उसमें विभाजन से कोशिकाओं का समूह है बना। द्विगुणित कोशिका को लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के द्वारा दो अगुणित अवस्था बनी। इन दो अगुणित अवस्था को लघु बीजाणु कहते हैं। लघु बीजाणु में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीयक हुआ, जिससे 4 अगुणित लघु बीजाणु बने, जिससे 4 अगुणित लघु बीजाणु बने। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है। लघु बीजाणु का निर्माण होना क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। लघु बीजाणु किसको प्रदर्शित करते हैं? नर युग्मक की प्रथम अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। कि इसी से आगे हम क्या बनाएंगे? नर युग्मक बनाएंगे, क्योंकि आगे जाकर के ये परागकण बनाएंगे और परागकण फिर क्या बनाते हैं? नर युग्मक बनाते हैं। इसीलिए इसे नर युग्मक की प्रथम अवस्था भी कहा जाता है, या नर युगोद्भिद की प्रथम कोशिका। नर युग्मोद्भिद की प्रथम अवस्था या कोशिका किसे कहते? लघु बीजाणु। बीजाणु तो है ही, सीधी सी बात है। जनन की क्रिया करने वाले क्या कहलाते? बीजाणु कहलाते। आगे शब्द बन जाए ना लघु, तो आप समझ लेना ये नर से संबंधित है। और बन जाए गुरु बीजाणु, जैसे आगे के वाले पार्ट में पढ़ाऊंगी गुरु बीजाणु, तो गुरु बीजाणु का मतलब ये किससे संबंधित हो गया? मादा से संबंधित हो गया। ठीक है, लघु का मतलब नर से संबंधित है। अरे मादा बड़ी होती, घर में पूछ के देखो, है ना, सब बोलते हैं ना भाई महिलाओं की चलेगी, बोले चले ही नहीं। बट एक बार तो क्या कहते हैं, अरे महिलाओं की तो चलेगी, तो घर की, अरे सरकार ही घर की मुखिया किसे बनाती है? महिला को ही तो बनाती है ना। तो महिला जब घर की मुखिया हो गई तो गुरु बीजाणु किसके लिए? महिलाओं के लिए। ऐसे याद रखना, गुरु मानी बड़ा होता है। चले आगे, अब सुनो लघु बीजाणु जनन। पूरी बात वापस से पढ़ा रही हूँ, आराम से सुनो। लघु बीजाणु धानी में बीजाणु जन उत्तक की कोशिका विभाजन से बहुत सारी कोशिकाएं बनती है, जिसमें कोशिका विकसित होकर के लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होती है। कैसी होती? द्विगुणित होती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर लघु, एक की बात कर रही हूँ मैं, एक की, बहुत सारी बनती है बट मैं एक की बात कर रही हूँ। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम संपन्न होता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के दौरान दो अगुणित अवस्था बनती है। दो अगुणित अवस्था बनती है, यानी एन और एन क्या है? दो अगुणित अवस्था बनती है। इन अगुणित अवस्था को लघु बीजाणु कहते हैं। इन अगुणित अवस्था को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु कहते हैं। कैसे है? अगुणित है। अगुणित लघु बीजाणु में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के दौरान 4 अगुणित अवस्था बनती है। के दौरान 4 अगुणित अवस्था बनती है। इन 4 अगुणित अवस्था को लघु बीजाणु कहते हैं। चतुष्क, इस अवस्था को क्या कहते हैं? चतुष्क कहते हैं। ये अवस्था क्या कहलाती है? चतुष्क कहलाती है। बात समझ में आ गई? यानी कि लघु बीजाणु किस रूप में पाए जाते हैं? चतुष्क। 4 है ना, 1 2 3 4। जब लघु बीजाणु 4 है तो 4 वाली अवस्था को क्या कहोगे? चतुष्क कहोगे। परिभाषा समझ में आ गई? अब ये जो 4 जो लघु बीजाणु बने हैं, ये जो लघु बीजाणु बने, ये लघु बीजाणु केलोज नामक रासायनिक पदार्थ से जुड़े हैं। इनके यहाँ पे क्या पाया जाता है? केलोज।
केलोज नामक रासायनिक पदार्थ से जुड़े हैं। आगे ये जो लघु बीजाणु हैं ये विकसित होकर के केलेज एंजाइम इनको अलग अलग तोड़, केलोज से तो बने और केलेज एंजाइम इनको तोड़ देगा और ये पराग कण के रूप में लघु बीजाणुधानी से बाहर आ जाएंगे। पराग कण के रूप में लघु बीजाणुधानी से बाहर आ जाएंगे। अभी तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से प्रश्न पूछेगा, सुनो मेरी बात। लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी है? द्विगुणित है, ठीक है। लघु बीजाणु कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। बात समझना अच्छे से। लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित है, मात्र कोशिका द्विगुणित है ना। और फिर लघु बीजाणु अगुणित होते हैं। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। एक से कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। ऐसे बहुत सारी लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है लघु बीजाणुधानी में। एक लघु बीजाणुधानी में बहुत सारी लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। तो आप ये मत समझना केवल 4 ही लघु बीजाणु बने हैं, नहीं, मैं एक लघु बीजाणु से बता रही हूँ, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, जबकि बहुत सारी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है लघु बीजाणुधानी में। ठीक है, बात समझ में। और लघु बीजाणुधानी कितनी होती है? 4 होती है, ये आपको पता है ये बात, ठीक है। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, ये आपके बात समझ में आ गई पूरी। सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 100 लघु बीजाणु बनने के लिए 100 लघु बीजाणु बनने के लिए कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिका की आवश्यकता है? 100 लघु बीजाणु बनने के लिए कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिका की आवश्यकता है? तो सुनो, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। 1 से 4 बनते हैं, तो 25 हुई कि नहीं हुई? अरे हुई कि नहीं हुई, बताओ तो सही। ठीक है, ऐसे कर लो चाहे तो कि 4 लघु बीजाणु के लिए 4 लघु बीजाणु के लिए एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका की आवश्यकता है। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका की आवश्यकता है। तो 100 के लिए कितनी होगी? तो 1/4 × 100 कितनी होगी? 25 लघु बीजाणु मात्र कोशिका की आवश्यकता होगी। अरे सुन लिया क्या रे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे पूछ ले कि 25 लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने लघु बीजाणु बनते हैं? तो 1 से 4 बनते, तो 25 से 100 बन गए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। पहले ही कर दूं, 1 से कितने बनते हैं? 4 बनते, तो 25 से कितने बने? 100। ऐसे पूछ ले कि 25, क्या पूछ ले कि 25 लघु बीजाणुधानी कितने लघु बीजाणु बनाएगी? तो कह दो 100 बनाएगी। और 100 लघु बीजाणु के लिए कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं चाहिए? कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं चाहिए? तो क्या कह दो, कितनी चाहिए? 25 चाहिए, 25 चाहिए। ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होती है। और लघु बीजाणु कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं, एक से, है ना, एक से चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं जो कैलोज से जुड़े हैं। जब ये परिपक्व हो जाएंगे तो ये परागकण का रूप ले लेंगे। और अलग होने के लिए क्या चाहिए? केलेज एंजाइम चाहिए। कैलोज से तो बने हैं और केलेज एंजाइम क्या चाहिए? इनको टूटने के लिए चाहिए। फिर लघु बीजाणुधानी है, उसकी जो अंतस्थीसियस है उसके अंदर स्फुटन होगा और सभी के सभी लघु बीजाणु क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। लघु बीजाणु मात्र कोशिका को आप क्या कह सकते हो? पराग मात्र कोशिका भी कह सकते हो। पराग मात्र
कोशिका भी कह सकते हो, क्योंकि जो प्राग कण को जन्म देने वाली कौन होती है? मातृ कोशिका होती है, माता ही तो होती है। तो चाहे लघु बीजाणु मातृ कोशिका कह दो, चाहे प्राग मातृ कोशिका कह दो, और ये हमेशा कैसी होती है? द्विगुणित होती है। और सुनो क्वेश्चन, है ना, मेरी बात आराम से सुनो। लघु बीजाणु बनने के लिए, ध्यान से सुनो, लघु बीजाणु बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत होती है? दिमाग लगाओ। लघु बीजाणु बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत होती है? देखो, पहले तो आप दिमाग दौड़ाओगे कि 100 लघु बीजाणु के लिए 25 लघु बीजाणु मात्र कोशिका चाहिए, 25 लघु बीजाणु मात्र कोशिका चाहिए। एक बार देखो, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड को मिला करके तो अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो कितनी बार हुआ? एक बार ही तो हुआ है। अरे नहीं हुआ, एक बार ही हुआ है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में एक बार अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होने पर 4 लघु बीजाणु बनते हैं। तो 25 लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 25 बार क्या होंगे? अर्धसूत्री विभाजन होगा और 100 लघु बीजाणु बन जाएंगे। दिमाग के घोड़े दौड़ाना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते। कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए, कितनी लघु बीजाणु धानी चाहिए, कितने लघु बीजाणु बनेंगे, एक बार देख लो फटाफट, आगे फिर पढ़ा। और ये जो लघु बीजाणु सब आगे जाके क्या कहलाते हैं? प्रागकण कहलाते, सबके सब। तभी तो प्रागकण की संख्या अत्यधिक होती है। कोई दिक्कत नहीं। लघु, इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन छोटे बना के बता दिए, बड़ा सीधा पूछेंगे तो आपको मैं जैसे चार्ट बना के दूंगी वो चार्ट करोगे, परिभाषा लिख के दूंगी परिभाषा करोगे। ठीक है, चलें। अब सुनो, लघु बीजाणु जो है वो आगे विकसित होकर के क्या बनाते हैं? प्रागकण बनाते हैं। बनाते बात हुई है ना, विकसित होकर क्या बनाते हैं? प्रागकण बनाते हैं। तो क्यों ना पहले प्रागकण की संरचना पढ़ ली जाए। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा? प्रागकण की संरचना। फिर पढ़ेंगे अपन प्रागकण का विकास पढ़ेंगे, उसका पहले क्या पढ़ रहे? प्रागकण की संरचना पढ़ेंगे, फिर प्रागकण का परिपक्वन पढ़ेंगे, है ना। 2 क्वेश्चन अलग अलग बनाएंगे। तो सुनो, जो प्रागकण है ना, या तो आप सीधे हो, अब मैं एक शब्द काम में लूंगी, नर युग्मोद्भिद। ये प्रश्न की परीक्षा में पूछा जाता है। तो नर युग्मोद्भिद किसे कहते हैं? अंकुरित प्रागकण को, अंकुरित प्रागकण को। या अगर आप सीधे सीधे प्रागकण भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक तो ये बात ध्यान में ना, जो आगे जाकर के नर युग्मक बनाएंगे ना, देखो नर युग्मोद्भिद, जो नर युग्मक का उद्भव करेंगे, जो आगे जाकर के नर युग्मक का उद्भव करेंगे, क्या कहलाते हैं? प्रागकण कहलाते हैं, है। ऐसे पूछ ले, नर युग्मोद्भिद की प्रथम अवस्था कौन सी है? नर युग्मोद्भिद की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो प्रथम अवस्था आप क्या दोगे? लघु बीजाणु दोगे। प्रथम अवस्था आप किसे दोगे? लघु बीजाणु को दोगे। ऐसे पूछ लेना, प्रथम अवस्था कौन सी है? प्रथम कोशिका कौन सी? तो लघु बीजाणु हो गए। ठीक है, ऐसे पूछ ले, नर युग्मोद्भिद की अवस्था क्या है? तो आप क्या कहोगे? प्रागकण या अंकुरित प्रागकण कहोगे। अरे ठीक है ना। अब आप क्या कहोगे? जो प्रागकण होते हैं, प्रागकण जो होते हैं सूक्ष्मदर्शी होते हैं, एक कोशिका सूक्ष्मदर्शी होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे? सूक्ष्मदर्शी होंगे। जो प्रागकण हैं वो संरचना में भिन्न होते हैं, संरचना में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ प्रागकण गोलाकार है, कुछ प्रागकण अंडाकार है,
तर्करूप यानी अलग अलग संरचना के रूप में क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। जो पराग कण हैं, पराग जो कण होंगे संरचना में, इनमें दो प्रकार के चोल पाए जाएंगे, यानी कि दो प्रकार के आवरण से ढके रहेंगे। इसमें एक तो होता है बाह्य चोल, एक तो क्या है बाह्य चोल, और एक होता है आंतरिक चोल। बाह्य चोल और आंतरिक चोल होता है। कैसे है, गोलाकार है, कर्करूप है, अंडाकार है। दो चोल पाए जाते हैं, बाह्य और आंतरिक चोल, बाह्य और आंतरिक चोल पाए जाते हैं। ठीक है, फिर जो पराग कण है अचलायमान होते हैं, किसी ना किसी माध्यम से कहाँ तक पहुंचेंगे, मादा जननांग तक पहुंचेंगे। अचलायमान होते हैं, ध्यान में रखना। अचलायमान है, सूक्ष्मदर्शिक है, संरचना में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, गोलाकार होते हैं, अंडाकार होते हैं। ये इनमें दो आवरण पाया जाता है, एक आवरण है बाह्य चोल और एक है आंतरिक चोल। जो बाह्य चोल है इसके ऊपर एक कार्बनिक प्रतिरोधी पदार्थ पाया जाता है, प्रतिरोधक पदार्थ पाया जाता है, जो पराग कण को विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करता है। अधिक तापमान, कम तापमान, अम्लीयता, क्षारीयता से बचाने का काम करता है। तो बाह्य चोल पर एक कार्बनिक प्रतिरोधक पाया जाता है जिसको सुरक्षा प्रदान करता है। इस कार्बनिक प्रतिरोधक का नाम है स्पोरोपोलेनीन है। इस कार्बनिक प्रतिरोधक क्या है, स्पोरोपोलेनीन। तो आप क्या कहोगे, इसके पराग कण का बाह्य चोल पर स्पोरोपोलेनीन की परत पाई जाती है। स्पोरोपोलेनीन इसे प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करता है, जिसकी वजह से पराग कण लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, लंबे समय तक प्रिजर्व रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अगर मान लो वातावरण से कोई प्रजाति है पादप की, कोई पुष्पीय पादप की प्रजाति विलुप्त होने वाली है, पहले से पता चल गया कि इसकी पुष्पीय प्रजाति धीरे धीरे क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है, तो उसके जो पराग कण होते हैं ना, जो आगे जाकर के नर युग्मक बनाएंगे, उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। क्यों रखा जा सकता है, क्योंकि उसका जो बाह्य आवरण होता है वो स्पोरोपोलेनीन का बना है। स्पोरोपोलेनीन टेपिटम के द्वारा स्रावित एक कार्बनिक प्रतिरोधक होता है, जो पराग कणों को प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करता है। अधिक तापमान, कम तापमान, है ना, सूखापन से बचाने का काम करता है, अम्लीयता से बचाता है, क्षारीयता से बचाने का काम करता है। बात समझ में आ गई, तो ध्यान में रखना। ये एग्जामिनर जो आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनर आता है वो भी पूछता है ये बात कि पराग कण का जो बाह्य भाग होता है, बाह्य जो चोल होता है, वो किस पदार्थ का बना है, तो आप क्या कहोगे, स्पोरोपोलेनीन का बना है। स्पोरोपोलेनीन एक कार्बनिक प्रतिरोधक होता है, कार्बनिक प्रतिरोधक होता है, जिसको कौन स्रावित करती है, लघु बीजाणुधानी के सबसे अंदर वाला जो स्तर है टेपिटम, वो उसे क्या करता है, स्रावित करता है। मेरी बात समझ में आ गई सभी बच्चों की। अब सुनो, पराग कण के बाह्य चोल का वह भाग जहां पर स्पोरोपोलेनीन नहीं पाया जाता हो, एक जगह, दो जगह, बहुत सारी जगह हो सकती है जैसे कि स्पोरोपोलेनीन ना पाया जाता हो, उस जगह को क्या कहा जाता है, जनन छिद्र कहा जाता है। उसे जनन छिद्र कहा जाता है। जब पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे तो यहाँ से क्या बनेगी, पराग नलिका बनाएंगे अपन। अंकुरित पराग कण, अंकुरित पराग कण का मतलब क्या होता है, पराग नलिका का बनना। यहाँ से अभी नहीं बनाएंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे पराग नलिका बनाएंगे अपन बाद में। तो जनन छिद्र किसे कहा जाता है, पूछ ले कि जनन छिद्र कहाँ पाए जाते हैं, आप क्या कहोगे, जनन छिद्र कहाँ होते हैं,
पराग कण का बाह्य चोल जहाँ स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है उस जगह को जनन छिद्र कहते हैं। एक जनन छिद्र तो एक बीजपत्री पादप का पराग कण है वो, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी से देखोगे, जैसे अपन पराग कण को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, अगर एक जनन छिद्र हमें दिखाई देता है तो एक बीजपत्री पादप है, और एक से अधिक जनन छिद्र दिखाई देते तो द्विबीजपत्री पादप है। क्वेश्चन बना कि नहीं बना? कैसे पूछ ले कि एक पराग कण को पहचान कर आप बता सकते हो क्या कि एक बीजपत्री पादप का है कि द्विबीजपत्री पादप का है? आप कहोगे हाँ, कि जब पराग कणों की स्लाइड बना करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखते हैं, अगर एक जनन छिद्र दिखाई दे रहा है तो वो एक बीजपत्री पादप का है, और एक से अधिक जनन छिद्र दिखाई दे रहे हैं तो द्विबीजपत्री पादप का है। बात समझ में आ गई? फिर अपन बात करते हैं आंतरिक चोल की। ठीक है, आंतरिक जो चोल है ये किसका बना है? पैक्टिन और सेलुलोज का बना है। पैक्टिन और सेलुलोज का बना है। ठीक है जी, पैक्टिन और सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है, शायद ये आपको पता होगा, है ना, कि सेलुलोज तो ग्लूकोज यानी लगभग 3000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स एक सेलुलोज का एक पार्टिकल्स बनाते हैं, तो आप कह दो कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है। फिर उसके बाद में कहेंगे अंदर की तरफ इसके अंदर क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका जो द्रव्य है उसमें दो प्रकार की केंद्रक पाए जाते हैं। एक केंद्रक को कायिक केंद्रक कहते हैं, कायिक केंद्रक कहते हैं, और एक केंद्रक को जनन केंद्रक कहते हैं। जिस भाग में कायिक केंद्रक पाया जाता है कायिक कोशिका कहलाती है। जिस भाग में जनन केंद्रक पाया जाता है जनन कोशिका कहलाती है। कायिक कोशिका जो है तो कायिक केंद्रक वाली कोशिका का क्या नाम हो गया? कायिक केंद्रक वाली कोशिका का क्या नाम हो गया? कायिक कोशिका। कायिक कोशिका। और जनन केंद्रक वाली कोशिका का क्या नाम हो गया? जनन कोशिका। जनन कोशिका। कायिक कोशिका है वो आगे जाकर के पराग नलिका का निर्माण करती है। ठीक है, और जनन केंद्रक है ये आगे जाकर के नर युग्मक बनाएगा। जनन केंद्रक आगे जाकर के नर युग्मक का निर्माण करेगा। अभी केवल संरचना पढ़ा रही हूँ। कायिक कोशिका, जनन कोशिका, ये सब हम एक पर्सन बनाएंगे जिसमें अपन कहेंगे कि पराग कणों का परिपक्वन को समझाइए, या नर युग्मोद्भिद के परिपक्वन को समझाइए। तो नर युग्मोद्भिद किसे कहा है? पराग कण को ही तो कहा है। तो नर युग्मोद्भिद का परिपक्वन कह दो या उसका विकास कह दो। तो ये सब बातें मैं वहां बताऊंगी। यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है? पराग की संरचना क्या कहोगे कि जो पराग कण होते हैं वो नर युग्मोद्भिद को प्रदर्शित करते हैं, या अंकुरित पराग कण नर युग्मोद्भिद को प्रदर्शित करते हैं। जो पराग कण होते हैं सूक्ष्मदर्शी होते हैं। सूक्ष्मदर्शी एच लाइवाइन होते हैं। ये गोलाकार व अंडाकार संरचना के रूप में पाए जाते हैं और संख्या में अत्यधिक होते हैं। इसमें बाह्य चोल और आंतरिक चोल उपस्थित होता है। बाह्य जो चोल है उस पे स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का आवरण पाया जाता है, जो पराग कण को प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करता है। वह लंबे समय तक पराग कण सुरक्षित रहते हैं, उनको बचा के रखा जा सकता है। जो आंतरिक स्तर होता है वो पैक्टिन और सेलुलोज का बना हुआ होता है। बाह्य स्तर का वह स्थान जहां पे स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता जनन छिद्र कहलाता है। अंदर की तरफ इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में एक कोशिका है कायिक कोशिका और जनन कोशिका। कायिक कोशिका के केंद्रक को कायिक केंद्रक कहते हैं। जनन कोशिका के केंद्रक को जनन केंद्रक कहते हैं। वे इसमें कुछ धानियां भी पाई जाती है। बात समझ में आ गई क्या? ये संरचना किसकी है? पराग कण की संरचना है। देख लो, आराम से समझ लो इस टॉपिक को, क्योंकि अगली जो हमारी क्लास होगी मैं वो नर युग्मोद्भिद का परिपक्वन पढ़ाऊंगी। मतलब ये बताऊंगी कि कायिक कोशिका और जनन कोशिका कैसे बनती है।
बात समझ में आएगी ना। कायी कोशिका और जनन कोशिका का अपन क्या करेंगे, विकास करेंगे। एक बार पूरा देख लो, ठीक है, समझ में आ गया। चलो क्या क्या पढ़ा, लघु बीजाणु जनन पढ़ा। एक लघु बीजाणु से कितनी मात्र कोशिका बनती है, 4 बनती है ना। लघु बीजाणु अगुणित होते हैं, मात्र कोशिका द्विगुणित होती है। फिर हमने पढ़ा कि जो लघु बीजाणु होते हैं वो परिपक्व होते हैं, परागकण बनाते हैं, परागकण लघु बीजाणु धानी से बाहर आ जाते हैं। फिर इसकी ये संरचना पढ़ ली। अब मेरा प्रश्न सुनो, कमेंट्स बॉक्स में जिसका आपको आंसर देना है सुनो। तो प्रश्न क्या है मेरा, ध्यान से सुनना। 200 लघु बीजाणु बनने के लिए, 200 लघु बीजाणु बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है, कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है। ध्यान रखना इस बात का, जितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिका होगी उतने ही अर्धसूत्री विभाजन होंगे। ओके, आज की क्लास इतनी थी। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे विथ द नेम। ये मान लीजिए आज का आपको काम दिया है, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ, वीडियो आपको पढ़ाऊंगी और पढ़ा करके उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे पर्सनली कॉल या मैसेज करके पूछ लेना। ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी ही थी।